तो अब तक के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं लाइन। तो 3.5 तक एक्सरसाइज थी, उसमें लाइन थी। अब हम पढ़ेंगे प्लेन। ठीक है, तो प्लेन की जो सबसे पहले डेफिनेशन है, तो प्लेन की डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, इफ़ द लाइन जॉइनिंग एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी लाइन है उसको हम उसके दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं, यानी ये पॉइंट है P एंड ये Q। पॉइंट्स ऑन द लोकस ऑफ, ऑन द लोकस, एक कोई भी लोकस है, लोकस का मतलब पाथ, ठीक है। ऑन द लोकस, जैसे y = x² है, तो ये लोकस हो गया। तो लोकस क्या बताता है? पाथ। तो y का पाथ बताएगा ये, तो ये क्या आएगा? y = x²। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि एक पॉइंट है, उससे 2 सेंटीमीटर दूर हम एक ही डिस्टेंस पे मूव करते हैं, तो ये किसका हो गया? लोकस, कंडीशन का लोकस। ठीक है, जो हमारी कंडीशन है 2 सेंटीमीटर दूर, और उस पर उसी डिस्टेंस से हम यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या हो गया? लोकस। तो इसके क्या आएगी? सर्कल। ठीक है, सर्कल बनेगा। ऐसे ही y = x² पे क्या बनेगा? पैराबोला। तो ये है लोकस। अब जो डेफिनेशन है, इफ़ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द लोकस, ऑन द लोकस, कोई भी लोकस है, हमें अभी पता नहीं है कि कैसा लोकस है। ठीक है, ऑन द लोकस, जैसे ये एक लोकस था, तो इस पर मैं ये पॉइंट मान लूँ P और ये पॉइंट मान लिया Q, और इस पर लाइन हम ज्वाइन करें PQ। ठीक है, तो ऑन द लोकस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लोकस। तो ये जो लाइन जो हमने ज्वाइन करी, ठीक है, ये PQ लाइन ज्वाइन करी, तो इसका हर एक पॉइंट, मान लो यहाँ पे P' आ जाए, यहाँ पे Q' आ जाए, एनी पॉइंट, यानी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आ जाए, और वो उस लोकस में हो, वो उस लोकस में हो। जैसे इसमें है PQ, अब ये मान लो ये पॉइंट है P' मान लो ये पॉइंट, ये इस PQ लोकस में है, ये सॉरी इस y = x² लोकस में है? नहीं है। तो इसमें क्या है? इफ़ द लाइन जॉइनिंग एनी टू आर्बिट्री पॉइंट्स, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट्स ऑन द लोकस इज आल्सो, किसी लोकस में इज आल्सो ए पार्ट, तो ये जो लाइन है उसका पार्ट हो ऑफ द लोकस, किसी लोकस का पार्ट हो ये पूरी लाइन। ठीक है, दैट लोकस इज नोन एज प्लेन। ठीक है, अब मान लो ये एक लोकस है, ठीक है, अब इस पे हम एक लाइन बनाते हैं, ये PQ। अब ये PQ लाइन का कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जो ये लोकस है, इस PQ लाइन का कोई भी पॉइंट इस लोकस का क्या मिलेगा? पार्ट मिलेगा। मान लो P' है, P' इस लोकस है ये, ठीक है, इसका क्या है? पार्ट है। Q' भी इसका पार्ट है। एनी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, वो क्या है? इसका पार्ट। तो ये लोकस क्या कहलाता है? प्लेन। ठीक है, तो प्लेन की ये थी डेफिनेशन। इसके बाद, इन अदर वर्ड्स, ए प्लेन इज द सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन, एक ऐसा सरफेस है, एनी टू पॉइंट्स आर टेकन P एंड Q, ठीक है, आर टेकन ऑन इट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दैम। अब ये जो लाइन सेगमेंट हम ज्वाइन कर रहे हैं, जॉइनिंग दैम लाइज कम्प्लीटली ऑन द सरफेस, तो ये पूरी की पूरी किस पे? इस सरफेस के ऊपर लाई करे, तो ये क्या होता है? प्लेन। ठीक है, इसमें भी यही बताया कि एक ऐसा लोकस होता है जिसके ऊपर ये PQ पॉइंट लेते हैं, और उसके कोई भी पॉइंट इस लोकस के ऊपर मिले, तो ये लोकस क्या कहलाता है? प्लेन। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन के बाद है जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इसमें क्या बताया है? टू प्रूव दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन XYZ, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मतलब XYZ, यानी x की पावर 1, y की पावर 1 एंड z की पावर 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। ठीक है, तो एक प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे AX BY CZ, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई? 1 1 1, यानी कि फर्स्ट डिग्री हो गई।
ठीक है, प्लस में डी। तो कोई भी इक्वेशन मान लो, जैसे 2x प्लस में कोई भी इक्वेशन है, मान लो 2x 4y प्लस में 3z प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू -9। तो ये सारी की सारी फर्स्ट डिग्री में किसको रिप्रेजेंट करती हैं? प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें उसका प्रूफ देखते हैं। देखो अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ है लेट ax by प्लस cz इज इक्वल टू 0। कोई भी हमने क्या मान ली, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन मान ली हमने, कोई भी एनी इक्वेशन, ठीक है, ये कोई भी इक्वेशन मान ली हमने। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, अभी हमें नहीं पता कि ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन की है या लाइन की है या पैराबोला की है, किसकी इक्वेशन है ये हमें अभी तक नहीं पता है। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये इक्वेशन एक प्लेन की ही इक्वेशन है। ये कैसे पता लगेगा, देखो, टू प्रूव दैट दिस इक्वेशन represents a plane, it is sufficient to show that every point of the line segment joining any two points। तो मान लो हमें कोई भी प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के दिखानी है, मतलब ये बतानी है कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है, तो हम इस सरफेस के ऊपर क्या लिखेंगे, कोई एक लाइन मानेंगे, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर कोई भी लाइन पी क्यू बनाएंगे, ठीक है। अब पी क्यू का हम क्या निकालेंगे, जनरल पॉइंट, ठीक है, एनी जनरल पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट निकाल लेंगे इस पी क्यू के ऊपर। मान लो हमने निकाल लिया, हम निकाल लेते हैं आर, ठीक है, आर पॉइंट निकाल लिया। अगर ये आर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ये जो आर पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो इसका मतलब जो ये नीचे जो प्लेन माना है, जो ये सरफेस है, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं। अब देखो, P and Q be any two points on the surface, ठीक है, P and Q any two points on the surface। तो हमने ये एक कोई सरफेस मान लिया, ठीक है, कैसा भी हो सकता है सरफेस, हमें नहीं पता अभी। तो P and Q ये दो पॉइंट मान लिया, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो ये देखो, देन अब क्या हो जाएगा, आर बी द एनी पॉइंट लाइन जॉइनिंग, ये आर हमने ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, जो इस लाइन पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, लैम्डा रेशियो 1 में, ठीक है। अब लैम्डा रेशियो 1 इस लाइन आर की क्या है, रेशियो में डिवाइड करता है आर पॉइंट इस लाइन को। अब हम आर के क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट x y z सेक्शन फार्मूला यूज करके। तो इन्होंने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, x1 ये पॉइंट माना है x1 y1 z1, और ये पॉइंट माना है x2 y2 z2, ठीक है। तो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, ये दोनों मान लिए। अब सेक्शन फार्मूला यूज करके आर के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो पहला कोऑर्डिनेट आया, x का कोऑर्डिनेट आया x1 प्लस में x2 बाई लैम्डा x2, ये y1 प्लस में लैम्डा y2 प्लस में z1 प्लस में लैम्डा z2 प्लस में लैम्डा प्लस 1, तो ये आ गए। अब ये क्या है, r के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इस जो लाइन की इक्वेशन थी, ये वाली ax प्लस में, सॉरी ये इक्वेशन थी जो हमें नहीं पता किसकी इक्वेशन है, उसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो यहाँ पे इसने पुट कर दी है, और ये सेटिस्फाई कर दी, विच इज़ ट्रू। अगर सेटिस्फाई कर दी तो इसका मतलब ये पॉइंट है, ये जो हमने सरफेस माना क्या है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल प्लस d इज इक्वल टू 0, उस पर लाई करेगा। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस पे भी लाई करता है, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। R satisfies the one, R satisfy one, since R is any arbitrary point on the line PQ, इस लाइन PQ के ऊपर कोई भी पॉइंट है, therefore every point on the line PQ on the surface represented by 1। तो
तो कोई भी पॉइंट आर यहाँ पे हो, आर यहाँ पे हो, आर कहीं पे भी हो, वो इस सरफेस के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर मिलेगा। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो इक्वेशन ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब मान लो ये ऐसे होता सरफेस, ठीक है, ये ऐसे होता सरफेस। अब ये हम एक पॉइंट P मानते, एक पॉइंट Q मानते, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते। अब ये हम R पॉइंट मानते, R के क्या निकालते, λ/1 सेक्शन फॉर्मूला यूज करके x y z निकालते। ठीक है, फिर हम इस इक्वेशन में पुट करने की ट्राई करते, जो इसकी इक्वेशन होती, मान लो इसकी इक्वेशन कुछ भी हो, उसमें हम एनी इक्वेशन, ठीक है, उसमें हम पुट करते ये x y z। क्या ये सेटिस्फाई होता, नहीं होता, क्योंकि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके ऊपर है ही नहीं। ठीक है, इसके ऊपर है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तभी होता जब ये एक प्लेन होता। ठीक है, प्लेन ऐसे जब ये पॉइंट इसे को ये कंटेन करके चलता, तभी तो सेटिस्फाई करता। तो कंटेन तभी करेगा जब ये एक प्लेन है और इसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये था प्रूफ इसका। अब इसके बाद है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन बताते हैं हम। ये है नॉर्मल फॉर्म में, मान लो कोई भी 3D सिस्टम है। ठीक है, 3D सिस्टम एक प्लेन है। ठीक है, और उस प्लेन पे एक यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, सॉरी यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई और ये पॉइंट आ गया, वो कोई भी पॉइंट मान लो, ये एनी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस है p। ठीक है, अब हमने इस प्लेन के ऊपर, मतलब ये प्लेन इस डायरेक्शन में है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ले लिया, उस साइड में नॉर्मल टू द प्लेन, एक यूनिट वेक्टर ले लिया n कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर ले लिया n कैप नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक इस प्लेन के ऊपर क्या चाहिए, एक जनरल पॉइंट r वेक्टर, जनरल पॉइंट चाहिए r वेक्टर। ठीक है, ये ओरिजिन है, तो r वेक्टर चाहिए। तो r वेक्टर क्या लिखेंगे, r वेक्टर इज x i कैप प्लस y z कैप j कैप एन प्लस z k कैप। ठीक है, r वेक्टर चाहिए कोई भी इस प्लेन के ऊपर, तो ये हो गया। अब ये मान लो क्या पॉइंट है P, जिसका पोजीशन वेक्टर है r, ये मान लिया हमने पॉइंट है n। ठीक है, n पॉइंट मान लिया। अब ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर को तो हम किसी कहीं पे भी ला सकते हैं, तो इस यूनिट वेक्टर को हम उठा के ले आए इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया n कैप। ठीक है, अब n कैप तो ये यूनिट वेक्टर है, इसकी डिस्टेंस कितनी है p। तो अगर हम p की मल्टीप्लिकेशन n कैप के साथ करवा दें, तो ये क्या आ जाएगा, एक पूरा का पूरा वेक्टर, जो क्या होगा p n कैप। ठीक है, p n कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड की यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो पूरा पूरा वेक्टर आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ओ एन पी है, तो ओ पी है, ओ पी वेक्टर, वो क्या होगा, ओ पी वेक्टर ओ एन वेक्टर, ठीक है, प्लस में एन पी वेक्टर। ठीक है, ओ एन वेक्टर प्लस में एन पी वेक्टर, और एन पी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर माइनस में ओ एन वेक्टर। ठीक है, ओ पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, और ओ एन वेक्टर क्या है, पी एन कैप। ठीक है, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये आ गई। अब हमें पता है कि ये जो वेक्टर है क्या है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, और जो ये वेक्टर है और ये जो वेक्टर है एन वेक्टर, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो एन का
कैप का डॉट प्रोडक्ट करवाएं, हम एन कैप जो ये वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाएं, एन पी वेक्टर के साथ, एन पी वेक्टर। तो एन पी वेक्टर कौन सा है हमारा, आर वेक्टर माइनस में पी एन वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये इस साइड इस डायरेक्शन में है कौन सा वेक्टर, एन वेक्टर, और ये इस डायरेक्शन में है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर ही होगा। जब ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर है यहाँ पे, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपस में ये क्या होगा, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है, एन कैप वेक्टर, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये हमारा कौन सा प्लेन के ऊपर कौन सा वेक्टर आया है, एन पी वेक्टर, एन पी वेक्टर, ठीक है। तो ये एन पी वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गए तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, तो 0 होगा। तो अब मल्टीप्लाई करवाओ आर वेक्टर एन कैप और माइनस में पी एन कैप का डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ इज इक्वल टू 0। अब एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ क्या होता है, 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो इससे क्या आ जाएगा, आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ, डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ क्या होगा, पी साइड आके एन कैप का डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ 1 हो गया, तो पी साइड आके पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। एन कैप क्या है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कोई भी प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, तो ये इसके ऊपर एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो इस प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। आर एनी जनरल पॉइंट है, जैसे लाइन में था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो ऐसे ही आर जनरल पॉइंट है, ठीक है। एन वेक्टर और पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये थी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। अब हम इसमें और पॉइंट्स करते हैं। अब देखो, ये कोई प्लेन है, ठीक है, अब प्लेन ये है, इस पे ऊपर एक एन कैप वेक्टर है, ये इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, ठीक है। हमारी वेक्टर की इक्वेशन क्या ही है, आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ इज इक्वल टू p डिस्टेंस, ठीक है, p विद द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो, एन वेक्टर हम एन कैप वेक्टर मानते हैं 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 ऑफ जे कैप प्लस में 1/√3 ऑफ के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड करके देखो, एन कैप का यही आएगा, स्क्वायर करेंगे 1/3, स्क्वायर करेंगे 1/3, स्क्वायर करेंगे 1/3, तो ये आ जाएगा √3/3 दैट इज 1। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये हमने मान लिया एन कैप, ठीक है। अब हम एन कैप की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाते हैं, तो ये हो गया आर वेक्टर, मतलब एन कैप की जगह ये पुट करते हैं 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 जे कैप एंड प्लस में 1/√3 के कैप, ठीक है। ये क्या हो गया, p विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब आर वेक्टर क्या था, x आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो कोई भी जनरल पॉइंट बताएगा प्लेन के ऊपर, के कैप, और ये है 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप एंड 1/√3 के कैप, ठीक है। ये क्या आ गया, p। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ और के का के के साथ, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा x/√3 प्लस में y/√3 प्लस में z/√3 इज इक्वल टू p, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इसमें समझना क्या था कि मान लो n वेक्टर है, n वेक्टर नॉट ए यूनिट वेक्टर, n एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, ये मान लिया हमने n वेक्टर। तो n वेक्टर है आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो n वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ n वेक्टर क्या आ गए, 1 1 1, और डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए,
1 बाई इसका मैग्नीट्यूड √3, 1 बाई इसका मैग्नीट्यूड √3 और 1 बाई इसका मैग्नीट्यूड √3। ठीक है, ये आ गए। अब ये है L, ये है M और ये है N। ठीक है, अब हम कोई भी जनरल वेक्टर मान लें, N वेक्टर इज इक्वल टू A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। ठीक है, और N वो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, A वेक्टर A डिवाइड बाई में इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि N वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन I कैप प्लस B डिवाइड बाई N वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन J कैप साइड एंड C डिवाइड बाई N वेक्टर का मैग्नीट्यूड K कैप साइड। ठीक है, ये हो गया N वेक्टर। अब ये जो होता है ये सेम इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, A B C। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो से जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो वो क्या आएगा, A अपॉन में मैग्नीट्यूड A स्केयर प्लस में B स्केयर प्लस में C स्केयर, B अपॉन में A स्केयर प्लस में B स्केयर प्लस में C स्केयर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही C अपॉन में A स्केयर प्लस में B स्केयर प्लस में C स्केयर का मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे नीचे। तो ये क्या था, ये भी तो यही चीज़ है, रूट ऑफ A स्केयर प्लस में B स्केयर प्लस में C स्केयर। तो इसमें क्या समझा, जो हमें वेक्टर दे रखा है उसके जो यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो जो I J K के कोफिशिएंट होते हैं, I J K के कोफिशिएंट वही क्या होते हैं हमारे इस यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, जब हम इसका यूनिट वेक्टर बना लें। ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी N वेक्टर है उसको किस में कन्वर्ट किया, यूनिट वेक्टर में। ठीक है, और यूनिट वेक्टर में जो I J K के कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट वो क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो सेम है, देखो ये क्या था, एक वेक्टर I J K। ठीक है, अब हमने इसका क्या यूनिट वेक्टर निकाल दिया। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, I J K का कहाँ पे निकाला है, I J K का यूनिट वेक्टर सेम यही होगा, देखो यही होगा ना, I कैप 1 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3, J अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। और जो यूनिट वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे बताया है डायरेक्शन कोसाइन। तो हम इसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, x इंटू में डायरेक्शन कोसाइन इन डायरेक्शन ऑफ x, y इंटू में डायरेक्शन कोसाइन इन डायरेक्शन ऑफ y, z इंटू में डायरेक्शन कोसाइन इन डायरेक्शन ऑफ z, और p विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये किस फॉर्म में आ गई, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो 3 इक्वेशन आ गई प्लेन की, एक तो ax प्लस by प्लस cz प्लस में d इज इक्वल टू 0, दूसरा r वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद n कैप के साथ p। ठीक है, p विद द परपेंडिकुलर, और x डायरेक्शन रेशियो प्लस में y डायरेक्शन रेशियो सॉरी कोसाइन प्लस में z डायरेक्शन कोसाइन 0। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये कोई प्लेन है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स, और इसके ऊपर एक वेक्टर है n वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर है, वो क्या है 5 I कैप 6 J कैप एंड 7 K कैप। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, पहले इक्वेशन बतानी है, r वेक्टर n कैप इज इक्वल टू p। तो p हमें पता है, r वेक्टर तो लिखते ही हैं नॉर्मली, तो हमें अब क्या चाहिए, n कैप। तो n कैप क्या आ जाएगा, n कैप इज इक्वल टू n वेक्टर डिवाइड बाई में उसका मैग्नीट्यूड। तो n वेक्टर क्या होगा, 5 I कैप डिवाइड बाई में उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, तो डिवाइड बाई में करो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 36 एंड 49, तो अप्रोक्स 100 के आसपास बन जाएगा। तो लिख लेंगे 100 प्लस में कितना बनेगा, देख लो 25, 36 एंड 49, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, ऐसे ही 6J अपॉन में 110, ऐसे ही 7K अपॉन में
1 1 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है ये वाली वेक्टर पुट करेंगे जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इस इक्वेशन में ये पुट करेंगे। पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता ही है 5, ठीक है। अब देखो मान लो अब कोई भी हमें क्या पता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता और तो हमें इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। देखो ये पी नहीं है यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, नोट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब ये पूछ ले कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। एन वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है, नॉट ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर है जो इस प्लेन के साथ क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है एन वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर एनी पॉइंट, तो देखो अब ये हम क्या करें, आर वेक्टर एन वेक्टर बोथ साइड हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, क्यू डिवाइड में एन का मैग्नीट्यूड, बोथ साइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आर वेक्टर, ये क्या हो जाएगा एन कैप यूनिट वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा कोई भी पी, अब क्या बन जाएगा ये पी, ठीक है। अब क्यू को जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन किससे मैच हो जाएगी अब इससे, ठीक है। जो हमारी वेक्टर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होती है आर इंटू में यूनिट वेक्टर पी विद द इज इक्वल टू पी विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में मिली, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 5 i कैप 6 j कैप 7 k कैप इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये दे दे इक्वेशन। अब पूछ ले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या करेंगे 10 डिवाइड बाई में जो ये एन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ी देर पहले निकाला था, वो क्या था 110, कर लेंगे सोल्व, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100/1100 से तो 10/11 का रूट, ठीक है। तो ये थी वेक्टर की नॉर्मल फॉर्म। अब इसके बाद देखो एक पास पॉइंट दे दे और नॉर्मल दे दे, ठीक है। वेक्टर का कोई प्लेन है, एक उसका पास पॉइंट है जो हमें पता है, यानी कि इसका पास पॉइंट पता है, तो हमें क्या पता है पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर पता है r1 वेक्टर, ठीक है। एक हमें क्या पता है नॉर्मल टू द वेक्टर, एक हमें पता है नॉर्मल टू द वेक्टर, कौन सा वेक्टर एन वेक्टर, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट निकालना है, वो क्या होगा हमारा आर वेक्टर, एक जनरल पॉइंट निकालना है तो इक्वेशन निकालनी है, तो आर वेक्टर, ठीक है, क्या होगा दिस वेक्टर, ये मान लो n और ये मान लो p, इसका पोजीशन वेक्टर r, ठीक है। अब ये क्या होगा n और ये सॉरी on और ये वेक्टर है np, तो on वेक्टर प्लस में on वेक्टर क्या है r1 वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर है ये इसका, यहाँ से ओरिजिन से इसकी पोजीशन मान लो पास पॉइंट 1 1 1 दे दे, तो पोजीशन वेक्टर i j k i प्लस j प्लस k, तो ये on वेक्टर प्लस में ये क्या है np वेक्टर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू r वेक्टर, ठीक है। अब np वेक्टर क्या हो गया r वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, ठीक है, r वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर। अब np वेक्टर हमें पता है किसके साथ परपेंडिकुलर है n वेक्टर के साथ, n वेक्टर जो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, जो n वेक्टर जो ये वाला, ठीक है, उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो अब np और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर के साथ क्या होगा 0, तो r वेक्टर माइनस r1 का डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर के साथ क्या होगा 0, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन जब हमारा एक पास पॉइंट दे रखा हो, तो r वेक्टर माइनस में पास पॉइंट का वेक्टर माइनस में n वेक्टर। तो एग्जांपल देखो, जैसे पास पॉइंट दे दे 2 3 1, ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर दे दे n वेक्टर 2 i कैप
5j कैप प्लस में 6k कैप। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर माइनस में इसका पोजीशन वेक्टर का वेक्टर में लिखेंगे तो ये पोजीशन का, इस पोजीशन का वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर है 2i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 6k कैप इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, x माइनस में 2i कैप। ठीक है, इसका x i कैप और इसका 2 आपस में सब्ट्रैक्ट होके इसका y और इसका 3j कैप और इसका z और इसका 1k कैप। और ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, 2i कैप प्लस में 5j कैप और प्लस में 6k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आएगा, x माइनस 2 का किसके साथ, 2 के साथ, तो 2x माइनस 4, y माइनस 3 का 5 के साथ तो 5y माइनस में 15 एंड z माइनस 1 का 6 के साथ तो 6z माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो यह जाएगा 2x प्लस 5y एंड प्लस का 6z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 15 एंड माइनस का 6 तो कितना आ गया 25। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। और ये क्या थी, ये यहाँ पे जो लिखी थी हमने, ये यहाँ तक वेक्टर फॉर्म में लिखी रहेगी तो क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास नॉर्मल वेक्टर गिवन है क्या, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर है ये गिवन, पास पॉइंट है 2, 2, 5। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, ए, ठीक है, x माइनस में x1। ठीक है, यही तो किया है हमने यहाँ पे, ये डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल प्लेन का a और उसकी मल्टीप्लाई किससे करवा दी, x माइनस 2 से, यानी कि जो x है और माइनस में x वाला जो पास पॉइंट है, प्लस में b इंटू में y माइनस में y1 प्लस में c इंटू में z माइनस में z1 इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म जब क्या क्या दे रखे हों, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन जो वेक्टर है n वेक्टर, और 2, 2, 5 आर द पास पॉइंट x1, y1 एंड z1। ठीक है, तो ये थी दूसरी फॉर्म जब एक पास पॉइंट दे रखा हो और नॉर्मल टू द वेक्टर गिवन हो। इसके बाद देखो हम करते हैं 3 पॉइंट दे रखे हों, एक प्लेन है उसके अंदर 3 पॉइंट हैं, ये गिवन है। तो ये पॉइंट मान लिया हमने r1 वेक्टर, यानी कि ये ओरिजिन से r1 वेक्टर है। ठीक है, ये r1 वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर है, ये r2 वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया r2 वेक्टर, और ये तीसरा जो यहाँ पे आएगा ये r3 वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक r वेक्टर जनरल पॉइंट, r वेक्टर। ठीक है, जो जनरल पॉइंट हो जाएगा r वेक्टर। ठीक है, ये जनरल पॉइंट चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, r वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन विद नॉर्मल वेक्टर के साथ वो क्या हो जाए 0, हमें ये चीज़ चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, एक नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, मान लो इसका ये वेक्टर निकालो, क्या हो जाएगा r3 माइनस में r2 वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर हो गया, ये मान लो a वेक्टर, तो a वेक्टर निकाल लिया r3 माइनस में। ऐसे ही ये वेक्टर निकाल लो। ठीक है, ये क्या हो गया r3 माइनस में r2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया b वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर। ये दोनों निकाल लिए, या फिर ये नहीं तो हम ये भी सोल्व कर सकते हैं, ये वेक्टर भी सोल्व कर सकते हैं, c वेक्टर r2 माइनस में, सॉरी ये वेक्टर है r2 माइनस में r1
ठीक है, R2 वेक्टर में से R1। तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन गया, ये 3 पॉइंट थे, तो एक तो ये वेक्टर बन गया ए वेक्टर, एक ये वेक्टर बना लिया हमने बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है R2 माइनस में R1 और बी वेक्टर है, सॉरी ये R3 है, R3 R1 और ये R2, तो R2 माइनस में R1, ये बी वेक्टर बन गया R2 माइनस में R1 वेक्टर। ठीक है, अब हम इन दोनों वेक्टर्स का क्या करा दें, क्रॉस प्रोडक्ट करा दें, बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ। ठीक है, बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा इस प्लेन के साथ। तो यानी कि R2 माइनस R1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, R3 माइनस R1। ठीक है, R3 है, इसमें से R1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो R1, ये क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है इन्हीं का ही करवाओ, कोई भी दो वेक्टर ये ले लो चाहे ये दोनों ले लो, यानी कि पेयर ले लो कोई भी, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा ले, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद क्या आ जाएगा, वो परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, और उसका डॉट प्रोडक्ट फिर किसके साथ करवा दें, को ये R वेक्टर था, ठीक है, ये R वेक्टर है ना, इसमें से कोई R1 वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा दो। ठीक है, फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगी, ये तो आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर, और ये एक पास पॉइंट R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गई, एक ये तो हो गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और ये एक हमने पास पॉइंट यूज करके जो पिछली इक्वेशन लिखी थी R माइनस में R1 और डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर, तो R1 जो हम पास पॉइंट यूज करके इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे पास पॉइंट से ये दो पास पॉइंट और ये दो पास पॉइंट पेयर यूज करके हमने क्या निकाल लिया, नॉर्मल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करा के, और ये एक R1 वेक्टर इसी में यूज कर लिया, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया। तो इक्वेशन अगर 3 पॉइंट दे रखे हों, 3 पास पॉइंट, तो 3 पास पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या हों, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर। तो हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखनी है, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद R3 माइनस में सॉरी R2 माइनस में R1 का क्रॉस प्रोडक्ट विद R3 माइनस में R1 का के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही वेक्टर यूज हो, कोई पेयर यूज करना है, कोई भी 3 वेक्टर थे ना, ये A B C, ये A ये B ये C, तो इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इसी यूज करके भी तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, इसका यूज करके तो हमें ये निकाला ही है, और इसका यूज करके भी तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर तो तीनों का ही यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये थी तीसरी इक्वेशन, जब हमें 3 पास पॉइंट गिवन हो प्लेन के, तो हम कैसे उसकी प्लेन की इक्वेशन सोल्व करें। ठीक है, इसके बाद है, अगर यही चीज़ कार्टेशियन में दे दे सीधा, मतलब नॉर्मली ये दे दे, वेक्टर में ना दे, ये दे 2 3 4, एक पास पॉइंट A, B पास पॉइंट है 5 6 7 और C पास पॉइंट है 9 2 1। ठीक है, ये फॉर्म में दे दे प्लेन, 3 पास पॉइंट, तो ये प्लेन हो गया, A B C लिख लिए, A B C। ठीक है, तो या तो A B वेक्टर ये निकालो, ठीक है, वेक्टर ये A B वेक्टर निकाल लिया और ये A C वेक्टर निकाल लिया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, ये N वेक्टर। ठीक है, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसे लिखो x माइनस में x1, y माइनस में y1, z माइनस में z1। तो दूसरा है क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 एंड z2 माइनस में z1, लास्ट में z3 माइनस में z1, सॉरी x3 माइनस में x1, y3 माइनस में y1 एंड z3 माइनस में z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो, ये किससे बना है, जो हमने लास्ट में इक्वेशन लिखी R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद R3 वेक्टर सॉरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर
का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, R3 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट और ये डॉट प्रोडक्ट, यानी कि A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है ये। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सोल्व कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट फिर जो इसके कोफिशिएंट हैं वो लिख के, तो इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, R2 माइनस में R1, तो X2 माइनस में X1, Y2 माइनस में Y1 एंड Z2 माइनस में Z1। इस वेक्टर के कोफिशिएंट क्या होंगे, R3 माइनस में R1, यानी कि X3 माइनस में X1, Y3 माइनस में Y1 एंड Z3 माइनस में Z1। इस वेक्टर के कोफिशिएंट क्या होंगे, X और इसका X1, इसका Y, इसका Y1 एंड इसका Z, इसका Z1, तो ये आ गए X, ठीक है। तो ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, उसको हमने क्या कर दिया 0, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मान लो ये हमने कौन सा वेक्टर माना था, R वेक्टर, ठीक है, लास्ट पेज भी था, जो हमने ये वेक्टर माना, ये R वेक्टर था हमारा। अब ये देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किन का 0 आता है, जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, 3 वेक्टर हो गए ना, R माइनस में R1, R माइनस में R1, R2 माइनस में R1, R2 माइनस में R1 एंड R3 माइनस में R1, जो भी है तीनों एक ही प्लेन में है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इज इक्वल टू 0 भी पुट करना है इसमें, ये बताया नहीं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थी इक्वेशन ऑफ द प्लेन जब 3 पास पॉइंट दे रखे हों प्लेन के। कंडीशन ये है कि ये पास पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, अगर पास पॉइंट कोलिनियर हो गए तो हम इक्वेशन नहीं बता सकते, क्योंकि कोलिनियर होते ही दो जो हम वेक्टर लेंगे, 2 वेक्टर लेंगे, वो क्या हो जाएंगे पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 बन जाएगा, जिसकी वजह से इक्वेशन हम नहीं बता पाएंगे। इसके बाद है, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, मान लो ये है, एक इंटरसेप्ट ये दे रखा हो प्लेन का, एक इंटरसेप्ट ये दे रखा हो और एक इंटरसेप्ट Z के ऊपर, ठीक है, 3 इंटरसेप्ट दे रखे हो, ये A, ये B, ये C, ठीक है। तो इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो ये है मान लो Y, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस और ये है X एक्सिस। तो X एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गए, मान लो A 0 0, इसके कोऑर्डिनेट आ गए, जब इंटरसेप्ट है तो 0 B 0, और इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 C, ठीक है, इंटरसेप्ट दे दें। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x अपॉन में A प्लस में y अपॉन में B प्लस में z अपॉन में C इज इक्वल टू 1। जैसे लाइन की इक्वेशन नहीं होती थी, लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म में करते थे, तो इंटरसेप्ट मान लो ये हो 0 B और ये है A 0, तो वो क्या आती थी, x अपॉन में A प्लस में y अपॉन में B इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही अगर 3 इंटरसेप्ट दें प्लेन के, तो x अपॉन में A, y अपॉन में B एंड z अपॉन में C, ठीक है। तो ये था बेसिक प्लेन का, जिसमें इक्वेशन निकालनी बताई हैं प्लेन्स की। तो जो इसके क्वेश्चन हैं वो करेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं इस प्लेन के क्वेश्चंस।